हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनी का एक्स बॉयफ्रेंड गांव में आ जाता है। यूनी तो उसे देखकर बिल्कुल ब्लैंक ही हो जाती है। इसके बाद वो उससे अकेले में बात कर रही होती है। यूनी बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम अब काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। वो बोलता है, हाँ सही कहा, वैसे तुम ठीक हो क्या? वो बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पर फार्मिंग करती हूँ। अब तो मैं गाँव की विलेज हेड भी बन गई हूँ। वैसे तुमने शादी कर ली है क्या? वो बोलता है, अभी तक तो नहीं की है क्योंकि मैं काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ। वैसे तुमने कर ली है क्या? वो बोलती है, नहीं मैंने भी नहीं की है। एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है, 8 साल बीत चुके हैं, अगर उस वक्त तुम मेरे साथ चलती तो कितना ज्यादा अच्छा होता। यूनी बोलती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, हम हर रोज फाइट करते रहते, ऊपर से मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, मैं गाँव में ही ठीक हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक कर बोलता है, ये मेरे कॉन्सर्ट की टिकट है, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर आओ। यूनी बोलती है, माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। इसके बाद यूनी जैसे ही घर वापस आती है तो उसका भाई होंगो बोलता है, ये वही आदमी था ना, तुम्हारे बच्चे का डैड? मैंने बचपन में उसे देखा था, मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है। अंकल आंटी पूछते हैं, क्या मीनू का डैड यहाँ पर आया था? तभी बाकी सभी लोग वहाँ पर आने लग जाते हैं। तो अंकल यूनी को बोलते हैं, साइड में चलो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। वो अंकल आंटी को बताती है, मीनू के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। अंकल आंटी बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोलती है, जब वो अब्रॉड चला गया था उसके बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके सपने बहुत ही ज्यादा बड़े थे, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कभी कुछ भी नहीं बताया। इधर इन चारों को होंगू यूनी की सारी बातें बता देता है। इधर यूनी साइड में आकर रो रही होती है और पुरानी बातों को याद करती है। यूनी के पेरेंट्स गुजर गए होते हैं और उस टाइम पर होंगू बहुत ही ज्यादा छोटा था। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे बोलता है, हम दोनों के पास एक अच्छा चांस है, हम अब्रॉड में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। यूनी बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड गई तो मेरा भाई यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा, इस दुनिया में मेरे अलावा उसके पास अब कोई भी नहीं है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा जरूरी हूँ या फिर तुम्हारा वो छोटा भाई? क्या तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती हो? ये सुनकर यूनी उसके साथ जाने के लिए मानने ही वाली होती है, लेकिन तभी होंगो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। होंगो को देखकर यूनी उसे मना कर देती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम अकेले ही अब्रॉड चले जाओ। रैली को चाइना से अपने भाई बहन का लेटर आया होता है, इसलिए वो उसे पढ़ रही होती है। ईचन बोलता है, ओ, इस पोस्टमैन को भी पता है कि तुम एक इनलीगल एलियन हो। उसके बाद वो मिसेस किम की तरफ देखकर बोलता है, क्यों नहीं पता होगा, हमारे गाँव में किसी की जवान ना कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। एली उस लेटर को पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। किचन को बताती है, मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो मेरे भाई बहन मुझसे पैसे मांग रहे हैं। इधर योक यूनी के पास आता है। यूनी को एक वेबसाइट बनानी थी ताकि वो लोग अपने फल और सब्जियों को ऑनलाइन बेच सके। योको से बोलता है, माना कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं कंप्यूटर में भी मास्टर हूँ। सब कुछ तो मेरे बस बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तभी लैपटॉप खराब हो जाता है। यूनी बोलती है, तुमने ये क्या कर दिया? वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वो लैपटॉप को खोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यूनी उसे मना कर देती है। इसी छीना झपटी में वो कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स को देख लेता है। पूछता है, क्या ये मीनो के डैड हैं? तो वो हाँ बोल देती है। मीनो ने भी उसकी बातों को सुन लिया होता है। इधर एली अपनी सैलरी लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन किशन उसे बोलता है, वो लोग तुम्हें इलीगल एलियन समझकर ज्यादा पैसे नहीं देंगे। और जैसे ही वो उसकी सैलरी मांगने के लिए जाता है तो वहाँ पर 3 हट्टे कट्टे नौजवान आ जाते हैं। उन्हें देखकर किचन तो डर जाता है। वो सारे लोग किचन को मार मार कर बाहर फेंक देते हैं, पर किचन भी हिम्मत नहीं हारता। वो गोदाम में जाकर कुछ चीजें चुरा लेता है, पर वहाँ पर फिर से ये तीनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे आ जाते हैं। इस बार ये तीनों किचन का तो चुरमा ही निकाल देते हैं। पहले तो उसे ऐसे देखकर डर जाती है। मंगू ने अपने फार्म में स्ट्रॉबेरी लगाई होती है, तो मिसेस किम स्ट्रॉबेरी का चाम बना रही होती है। अभी वहाँ पर इक्की आ जाता है और उनकी मदद करने लग जाता है। मिसेस किम के दिल में तो गिटार की घंटियां ही बजने लग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों चाम को ठंडा करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जाते हैं, तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, तो ये दोनों यहीं पर फंस जाते हैं। इधर एली किचन को दवाई लगा रही होती है। वो बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। किचन बोलता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे थे, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये चुरा कर लाया हूँ। ये साबुन है, इससे तुम्हारी स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एली और किचन उसी कोल्ड स्टोरेज की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखता है कि मिसेस किम को ठंड लगी है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर मिसेस किम को पहना देता है।
लेकिन खुद वो ठंड के कारण बेहोश हो जाता है। मिसेस किम को लगता है ये मर गया है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लग जाती है। मिसेस किम के आंसू उसकी आंखों पर गिरते हैं तो वो उठ जाता है। तभी की चुन दरवाजा खोलता है। मिसेस किम उन दोनों को देखकर बोलती है ये एक एक्सीडेंट है। किचन बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, तुम लोग जो कर रहे थे वो करो। और वो फिर जोर जोर से हंसता है और सभी को बताने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मिसेस किम रास्ते से जा रही होती है। तभी युक और हान आकर बोलता है मैंने सुना है आप इक्की को डेट कर रही हैं। आप दोनों ना कोल्ड स्टोरेज में आशिकी लड़ाते हुए मिले हैं। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मिसेस किम बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पर यूनी आ जाती है। वो बोलती है मैंने सुना है कि आप इक्की के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। कांग्रेचुलेशन। उसके जाने के बाद वहाँ पर संग्यून आ जाती है। बोलती है कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं। अभी वहाँ पर मंगू आ जाता है। वो बोलता है मॉम आपने तो मुझे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा कर दिया। संग्यून बोलती है अब क्या तुम मेरे भाई बनने वाले हो। मिसेस किम बोलती है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मंगू बोलता है अब क्या समझना है, पूरे गांव को आपके और इक्की के बारे में पता लग गया है। मिसेस किम बोलती है ये सारा उस कीचुन का क्या धरा है, उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर कीचुन घर पर बैठा हुआ हंस रहा होता है। वो बोलता है हर बार वो मिसेस किम मेरे बारे में पूरे गांव में अफवाह फैला रही थी और आज मैंने उसका बदला ले लिया। तो अभी एक ही शॉट में युक ने वेबसाइट बना ली होती है। यूनी बोलती है हमें एक कस्टमर मिल गया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो युक के बाल से लाने लग जाती है। यूनी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा जलन होती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इधर हान खेत में अपने केबिश को देखने के लिए आया होता है। उसका जो छोटा सा कुत्ता था वो भी बड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। और उसका कुत्ता जिस जगह पर जा रहा था उस जगह पर हान को पैसे मिलते हैं। ये वही $5 मिलियन होते हैं जो कि तू यहाँ ढूंढने के लिए आई थी। इधर मीनू ने घर पर अपने डैड की कॉन्सर्ट की टिकटें देख ली होती है, जिससे उसे पता चल जाता है उसके डैड बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी हैं। इधर मिंगी यूना के साथ होता है, लेकिन वो यूनी के बारे में ही सोच रहा होता है। यूना उसे बोलती है जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना तो तुम यूनी के बारे में नहीं सोच सकते, तो वो ओके बोल देता है। अगली सुबह ये तीनों देख रहे होते हैं कि मिंगी ने जो केबिश का भाव लगाया था कि इस टाइम पर केबिश के भाव बढ़ जाएंगे, पर इस टाइम पर तो केबिश के भाव और भी ज्यादा गिर जाते हैं। मिंगी बोलता है अब तो मैं घोर संकट में फंस चुका हूँ। इधर मिनी स्कूल जा रहा होता है। यूनी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ कर आती हूँ। वो बोलता है नहीं मॉम मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैक्सीन में मिनहू स्कूल जाने की जगह पर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। वो बस में बैठकर सियोल जाता है। एली पैसे कमाने के लिए कहीं पर जा रही होती है। किचन को उसकी फिक्र हो रही होती है। मिंगी उसे बोलता है तुम कैसे पति हो, तुम अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किचन बोलता है क्या तुम बकवास करना बंद करोगे। युक मिंगी को बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हो। मिंगी बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझा नहीं। युक बोलता है तुम चिंता कर रहे हो पर अपना कंसर्न दिखा नहीं रहे हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मेरा चांस लग सकता है। लेकिन मिंगी को तो युग की बातें समझ ही नहीं आती। इधर एली दूर जंगलों में हर्ब्स ढूंढने के लिए आई होती है और उन हर्ब्स की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। किचन आकर बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वैसे यहाँ पर मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम इसका कोई गलत मतलब मत समझ लेना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। एली बोलती ठीक है ना मैं समझ गई हूँ। किचन देखता है ठंड में खुदाई करने की वजह से एली के हाथ पर चोट लग गई है। इधर हांस सियोन को लेकर कहीं पर आ जाता है। वो बोलता है मैं जब तुम्हारे घर पर था तो मैंने देखा कि तुम्हारा सपना क्या है। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े सभी लोग खरीदे और पहने। सियोन उसे थैंक यू बोलती है। हान जैसे ही कपड़े निकालता है तो सियोन पूछती है अब ये क्या है। हान बोलता है ये हमारे डिजाइन का नाम है। सियोन और हान चोल इक्वल टू योन चोल। मालूम भी है मुझे 1 वीक लग गया इस नाम को सोचने में। सियोन बोलती है ये अच्छा है। सियोन को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो आज इतनी ज्यादा खुश होती है कि जाने से पहले वो हान को चिक पर किस कर लेती है। हान तो शौक की मारी नीचे बेहोशी हो जाता है। वापस आकर वो किचन को बोलता है तुम्हें मालूम है ये वर्ल्ड इतना ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों है। किचन बोलता है ओ इसका फिर से शुरू हो गया। इधर यूनी को स्कूल से कॉल आता है मीनू आज स्कूल नहीं आया है। यूनी सोचती है वो आज सुबह ही तो स्कूल गया था। तभी उसे याद आता है मीनू उसके रूम में कुछ छानबीन कर रहा था। जिसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में जाकर चेक करती है कि वहाँ पर कॉन्सर्ट की टिकटें नहीं है। इसके बाद वो समझ जाती है जरूर मीनू उसके एक्स बॉयफ्रेंड के कॉन्सर्ट में गया है। यूनी स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। युग भी उसके पीछे जाता है। मिंगी भी उसके पीछे जाने वाला होता है पर यूना उसे रोक देती है। इधर मीनू
रास्ता पूछकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे। मीनू बोलता है कि आप मेरे डैड हो। वो बोलता है क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी यूनी वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटने लग जाती है, तुम्हें मालूम है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। इसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि मीनू उसका बेटा है। इसके बाद एक्स बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लग जाता है, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम मुझे बता सकती थी ना कि हमारा एक बेटा भी है। वो बोलती है जब तुम अब्रॉड चले गए थे उसके बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बोलता है फिर भी तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर बता सकती थी ना। यूनी बोलती है मैं कैसे बताती, उस समय पर तुम अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे। तभी वहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करंट गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो पूछती है ये कौन है। यूनी बोलती है मैं तो बस इसकी एक फैन हूँ। और उसका एक्स भी चुप ही रहता है। ये देखकर यूनी वहाँ से चली जाती है। इधर की चून मिंकी को बोलता है मीनू मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। घर आने के बाद मीनू अपनी मोम को बोलता है सॉरी, मैं बस अपने डैड को देखना चाहता था कि वो किस टाइप के पर्सन है, पर मेरी वजह से आज आप फिर से रोई। यूनी बोलती है सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, और बाहर आकर वो रोने लग जाती है। तभी युग उसके पास आता है और उसे रोता हुआ देखकर वो उसे अपना कंधा दे देता है। दूर से ये सारा नजारा मिंकी ने भी देख लिया होता है। मंगू के घर पर कुछ ऑफिसर इनलीगल एलियन को पकड़ने के लिए आए होते हैं। मंगू ने बोलता है हमारे यहाँ पर कोई भी इनलीगल एलियन नहीं है। तभी वहाँ पर एली आ जाती है तो मिसेस किम एली को लेकर बाहर चली जाती है और उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा होता है। वो एली को देखकर बोलता है तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ये सुनकर एली वहाँ से भाग जाती है। सारे ऑफिसर एली के पीछे पड़ जाते हैं। कीजुन भी ये नजारा देख रहा होता है। उसे बोलता है तुम यहाँ से निकलो, इन्हें मैं संभालता हूँ। एली के जाने के बाद कीजुन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया होता है। अभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है कि कैबेज का दाम और भी ज्यादा नीचे गिर गया है। ये लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। हान बोलता है अब हम क्या करेंगे, अगर इस हालत में हम कैबेज बेचेंगे तो हमें मुनाफा नहीं होगा, क्यों ना हम सियोल वापस चले जाएं। और वो दुखी होकर साइड में बैठकर रो रहा होता है। तभी सियोन उसके पास आती है। मिंकी सबके सामने तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर अकेले में आकर वो रो रहा होता है। तभी यूनी उसके पास आती है और बोलती है रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूना दूर से उन्हें देख रही होती है। जैसे ही ये दोनों वापिस आते हैं तो यूना उन्हें बोलती है हमें अकेले में बात करनी होगी। ना उसे बोलती है तुम अकेले बैठकर रो रहे थे, लेकिन यूनी की जगह पर मुझे होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारा रवैया इस तरीके का रहा ना तो मुझे कोई गलतफहमी हो जाएगी। वो बोलता है सच में तुम्हें कोई गलतफहमी ही हो रही है। अगले दिन ये लोग सियोल में कैबेज बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी खरीद ही नहीं रहा था। कीजुन को गुस्सा आ जाता है, अब मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, मुझे तो कोई होप नजर ही नहीं आ रही है। तुम लोगों को जो करना है वो करो। ये तीनों भी थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। यूनी का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आया होता है। वो बोलता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ, इसलिए तुम ये बात किसी को मत बोलना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा। यूनी बोलती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और रही बात मीनू की, उसका ध्यान मैं अकेले ही रख सकती हूँ, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंकी और यूना ने भी उन दोनों की बातों को सुन लिया होता है। यूना बोलती है चलो यहाँ से। मिंगी बोलता है मुझे काम आ गया है इसलिए तुम चली जाओ। इसके बाद मिंगी यूनी के एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। वो बोलता है तुम हो कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है मैं यूनी का फ्रेंड और मीनू का अंकल हूँ। यूनी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि किसी ने मिंगी पर रिपोर्ट फाइल की है। ये सुनकर यूनी भागी हुई सियोल पहुंच जाती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। तब यूनी देखती है उसके पीछे उसका एक्स खड़ा है। यूनी उसे बोलती है सॉरी मेरी वजह से आज फिर तुम ट्रबल में फंस गए। वो बोलता है मैं कोई बवाल क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा मैनेजर गुस्सा हो गया था और उसने ये रिपोर्ट कर दी। वैसे ये लड़का कौन है। यूनी बोलती है ये मेरे गाँव में ही रहता है, थैंक्स इसको बचाने के लिए। वो बोलता है वैसे तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा है क्या। बोलती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या कर रहा है। तुम्हें तो बस अपनी इज्जत की पड़ी है, और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे पैसे मांगूंगी। ये सुनाकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो मिंगी को सुनाने लग जाती है तुम इस झमेले में कैसे फंस गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे मामलों से दूर रहना। मुझे किसी की भी दया की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे बख्श दो।
वो बोलता है ये कोई दया की फीलिंग नहीं है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा ये कैसी फीलिंग है। इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। यूना उसे बात करने के लिए साइड में लेकर आ जाती है। यूना उसे बोलती है चलो सियोल वापस चलते हैं। मिंकी बोलता है अचानक से क्यों? यूना बोलती है मैं यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकती हूँ। तुम्हारा कैबेज का आइडिया ठीक तरीके से जा नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर रुक कर क्या करेंगे? मिंकी बोलता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मारने वाला, क्योंकि म्यूजिक ही मेरा सपना है। यूनी बैठ कर सोच रही होती है। मिंकी ने उसे कहा था ये फीलिंग कुछ हो रही है। ये सारी बातें सोचकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इधर मंगू अपनी मोम के पास आकर बोलता है आजकल आप इतना ज्यादा सजती संवरती क्यों हैं मॉम? किम बोलती है कुछ भी तो नहीं, और मन में बोलने लग जाती है आखिरकार मैं मेकअप क्यों ना लगाऊं, कल मेरी डेट जो है। इधर क्यू जून अपने मोम डैड के रेस्टोरेंट को संभाल रहा होता है। फिर वहाँ पर उसके ये तीनों दोस्त भी पहुँच जाते हैं। क्यू जून इली के साथ वाली फोटो को देख रहा होता है। मिंकी बोलता है क्या तुम हमारी छोटी भाभी को याद कर रहे हो? जून बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? युग बोलता है हम तुम्हें यहाँ पर कैबेज देने के लिए आए हैं और तुम्हें देखना भी चाहते थे। इधर मंगू चोरी छुपके अपनी बहन इसी को देख रहा होता है, जो कि कैफे में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है। ये तीनों लोग जब घर वापस आते हैं तो सड़े हुए टमाटर की तरह मुंह बना रखा होता है, क्योंकि उनका एक भी कैबेज बिका नहीं था। संगीन बोलती है तुम लोग ऐसे हार नहीं बांध सकते, अभी भी तुम लोगों के पास एक लास्ट चांस है। तुम्हारी ये जो वीडियो है ना इसमें 7 मिलियन व्यू आ गए हैं। हान बोलता है इसमें तो हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, और तुम कह रही हो हमारे पास आखिरी मौका है। कैसा मौका? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। संगीन बोलती है तुम लोग इंटरनेट को कम मत समझो, यहाँ पर एक ही रात में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद संगीन उन लोगों की वीडियो बनाती है। उन लोगों ने कैबेज भी रख रखी होती है। वीडियो शूट होने के बाद संगीन उनसे पूछती है ये वीडियो मैं किस नाम से अपलोड करूं? मिंकी बोलता है मैनेजर साहिबा आप ही नाम सोच लीजिए ना। संगीन बोलती है फार्मर कैसा रहेगा? बोलता है कुछ मॉडर्न सोचो तुम, ये पुराने जमाने का लगता है। संगीन बोलती है तो फिर मॉडर्न फार्मर कैसा रहेगा? मिंकी बोलता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है। संगीन बोलती है ठीक है आज रात को मैं वीडियो मॉडर्न फार्मर के नाम से अपलोड कर दूंगी। इधर मंगू इजी के पास आता है। इजी बोलती है क्या आपने मेरा नाम फैमिली रजिस्टर में से निकाल दिया है? मंगू बोलता है पहले इन पेपर्स को देखो फिर कुछ बोलो। इजी जैसे ही उन पेपर को देखती है तो वो एक कैफे के पेपर होते हैं। एक्चुअली में मंगू ने उसके लिए कैफे खरीद दिया था। उसी तरफ उनकी मॉम मिसेस किम इकी के साथ डेट पर गई होती है। ये लोग मंदिर में आए होते हैं। जैसे ही मिसेस किम माथा टेकने के लिए नीचे झुकती है तो वो फाट मार देती है, लेकिन इक्की तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। मिसेस किम को इक्की का ये अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इधर युग बोलता है हमारे पास बस आखिरी उम्मीद है संगीन का वीडियो। जैसे ही वो उस वीडियो को खोलकर देखता है तो उसमें 3 ही व्यू आए होते हैं। मिंकी बोलता है मुझे तो पहले से ही पता था कुछ नहीं होने वाला। तभी यूना उनके पास आती है और बोलती है सीईओ एक नया बैंड बनाने वाले हैं, तो मैंने तुम लोगों का नाम सजेस्ट कर दिया है। पिंकी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यूना बोलती है चलो तैयार हो जाओ ऑडिशन देने के लिए। नेक्स्ट डे ये तीनों ऑडिशन देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कीजुन के फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती कैरोके में लेकर आ जाते हैं, लेकिन कीजुन को वहाँ पर मजा नहीं आ रहा होता, तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसकी एली से टक्कर हो जाती है। कोई आदमी एली के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तो कीजुन उसे वहाँ से ले जाता है और उसे बोलता है तुम ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही हो? एली बोलती है मेरी मोम बीमार है, मेरे पास इस जगह पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आदमी फिर से एली के पास आ जाता है तो कीजुन उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उन दोनों को अलग करते हैं। पुलिस वाले इन तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाले थे, लेकिन कीजुन एली को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। एली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कीजुन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस स्टेशन में होता है और वो एली के बारे में पूछ रहा होता है उस लड़की का क्या होगा। एक्चुअली में एली भागी नहीं थी, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। पुलिस वाला बोलता है उस लड़की को एजेंसी भेजा जाएगा, फिर वहाँ से उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब इजी के कैफे की ओपनिंग होती है तो यहाँ पर ये सारे लोग आए होते हैं। मिसेस किम कहीं पर जा रही होती है तो मंगू पूछता है आप कहाँ पर जा रही हैं? मिसेस किम बोलती है मुझे इंजा नाम की फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, लेकिन मंगू समझ जाता है ये इंजा नहीं इक्की है। मिसेस किम को देखने के लिए बाहर जाता है तो मिसेस किम सच में इक्की के साथ होती है। ये दोनों उसे बचकर भाग रहे होते हैं। अगले सीन में मिंगी को सीईओ का कॉल आ जाता है। वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता था। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन युग को तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। इधर जिस पुलिस स्टेशन ने मिंकी के खेतों में पैसे छुपाए थे उसे होश आ गया होता है।
इधर ये तीनों सियोल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए होते हैं और साइन कर कर खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं। उन तीनों के जाने के बाद सीईओ बोलता है, यूना तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा कर दिया है। मैंने उन तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। युक ने उसकी बातों को सुन लिया होता है। वो बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम बेशर्म आदमी हो, मुझे तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर फाड़ देता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। यूना उसके पीछे आती है। वो बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। युक बोलता है, तुम अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। तुम्हें जो चाहिए होता है वो चीज को पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना। पिंकी आजकल यूनी के क्लोज आ रहा है जो तुमसे देखा नहीं जा रहा और तुमने ये सब कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक्सीलेंट सियोल का आज डेब्यू होने वाला होता है। युक का सीईओ का ऑफिस देखना था, इसलिए वो एक्साइटमेंट के कारण अंदर चला जाता है। फिर उसे आवाज आती है कि अंदर कोई आ रहा है, तो वो टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर वहाँ पर यूना और सीईओ आ जाते हैं। सीईओ उसे बोलता है, तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगी ना। यूना मना कर देती है। सीईओ बोलता है, तुम्हें अपना एल्बम रिलीज करवाना है ना, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। वो उसे गलत जगह पर टच कर रहा होता है तो युग से देखा नहीं जाता। वो सीईओ को मारता हुआ बाहर तक लेकर आ जाता है। प्रेजेंट में युग बोलता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि उस दिन के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मिंगी को ये बात पता लग गई तो यूना बोलती है, प्लीज उसे मत बताना, लेकिन मिंगी ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। उसके बाद वो सीधा सीईओ के पास आता है और उसे मारता है। युग ने तुम्हें मारा वो तो बहुत ही कम था, तुम्हें तो और मार पड़नी चाहिए। सीईओ बोलता है, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। यूना ने कहा कि मैं तुम्हारा डेब्यू करूँ तो वो तुम लोगों के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। यूना मिंगी को बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। घर पर आने के बाद मिंगी युग से माफी मांग रहा होता है। मुझे तो लगा था कि हम तुम्हारी वजह से डेब्यू नहीं कर पाए। इवन वो इतना ज्यादा सैड होता है कि वो बोलता है, अब मुझे म्यूजिक पे से गिव अप करना है। लेकिन तभी वहाँ पर किचुन आ जाता है। हमें हार नहीं माननी है, हमें अपना एल्बम रिलीज करना पड़ेगा। अभी यूनी आकर बोलती है, तुम्हारे कैबेज बिक नहीं रहे हैं ना, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग सॉल्टेड कैबेज बेचे, क्योंकि सॉल्टेड कैबेज का भाव बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद ये सभी लोग सॉल्टेड कैबेज बना रहे होते हैं। उनको बोलता है, मेरी मॉम तो प्यार में पागल हो गई है। सिंधु बोलता है, जाने दो, अगर वो इस तरीके से खुश है तो उन्हें खुश रहने दो ना। यूना मिंकी से मिलने के लिए गाँव में आ जाती है। वो उसे बोलती है, तुम यूनी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में मिंकी ख्यालों में डूबा हुआ होता है। एक्चुअली में वो समझ गया था कि वो यूनी को पसंद करता है। तभी वहाँ पर यूनी भी आ जाती है। दूर से युग उन दोनों को देख लेता है। वो समझ जाता है अब उसकी दाल इन दोनों के बीच में नहीं गलने वाली। संक्यून इन चारों के साथ यहाँ पर वीडियो बना रही होती है। तभी वो पॉलिटिशियन यहाँ पर गन लेकर आ जाता है और बोलता है, जल्दी से इस जगह को खोदो। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं तो वहाँ पर उन पैसों का असली मालिक आ जाता है। वो पैसे तो ले लेता है, लेकिन साथ में इन सभी को किडनैप भी कर लेता है। जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो सामने से मंगू आ जाता है। मंगू इन लोगों को वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। बाद वो बॉडीगार्ड मंगू को भी किडनैप कर लेता है। जैसे ये लोग आगे जाते हैं तो उन्हें संदूक पीकर पड़ा हुआ मिलता है। तो संदूक की बॉडी को साइड में हटा रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं, तुम ये मेरे पोते के साथ क्या कर रहे हो। बॉडीगार्ड बोलता है, बुड्ढे साइड हट, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन तभी ग्रैंडपा की चोकोबार नीचे गिर जाती है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। के बाद ग्रैंडपा उन लोगों को एक ही किक में उड़ा देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इन सारे लोगों को उठा कर ले जाती है। हान को सीजुन के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है। वो उसे बोलता है, तुम यहाँ पर पैसों की वजह से आई थी ना, क्या तुम्हें स्वीट पोटैटो पसंद नहीं है, और तुम जो मुझे पसंद करती थी क्या वो भी एक नाटक था। वो तो सॉरी बोल देती है, जिसके बाद हान रोने लग जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला। वो बोलती है, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग रियल थी। लेकिन हान तो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टर से सियून को पता चल जाता है कि उसे लास्ट स्टेज का लीवर कैंसर है। क्यून बोलती है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें कैंसर है। क्यून वीडियो देख रही होती है। एक्चुअली में उसने उस सारे इंसिडेंट की वीडियो ले ली होती है। उसके बाद वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन को कॉल करती है। सीन में ये सभी लोग टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं। यहाँ पर उस पॉलिटिशियन का पर्दा सारी जनता के सामने फाश हो गया होता है। मिंगी को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। मिंगी बोलता है, यहाँ पर हम अपनी सॉल्टेड कैबेज बेचेंगे। संग्योन बोलती है, तुम लोगों को अपने एल्बम के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी कैबेज का
प्रमोशन कर रहे होते हैं। अभी एक एजेंट आता है और बोलता है हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। एजेंट बोलता है मुझे पिंच करो, क्या ये कोई सपना तो नहीं है ना। दरहान को लग रहा होता है अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो जल्दी स्वर्ग सिधार जाएगा, इसलिए वो अपना मुंडन करा लेता है। लेकिन तभी डॉक्टर ढूंढता हुआ उसके पास आता है। वो बोलता है चमत्कार हो गया। हान उससे पूछता है क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा कैंसर एकदम से ठीक हो गया। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे थे। हान बोलता है मैं कैबेज चुकाने के लिए गांव गया था। वो डॉक्टर पूछता है तो तुमने क्या खाया। वो बोलता है मैंने बस कैबेज ही खाई। डॉक्टर बोलता है गाँव के पोल्यूशन फ्री वातावरण में रहने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। हान बोलता है यानी कि इस कैबेज ने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी उसे याद आता है उसने तो अपने बाल कटवा लिए हैं। के बाद सोंग यून उसे किस भी करती है। हान जैसे ही घर वापस आता है तो बोलता है कि जून ये दुनिया कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। कीजुन बोलता है भगवान ये फिर से शुरू हो गया। लेकिन कीजुन को जैसे ही पता चलता है कि हान ने टकला करवा लिया है तो वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा एल्बम रिलीज होने वाला है और तुम टकले होकर बैठ गए। मालूम है ना हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यूनी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उससे एक चांस मांगता है। मैं तुम्हारा और मीनू का ध्यान रख लूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ अब्रॉड चलो क्योंकि अगले महीने मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। यूनी बोलती है तुम अभी भी नहीं बदले, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं मीनू का ध्यान अकेले ही रख लूंगी। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है इसलिए मेरी वजह से बर्बाद मत करो। इधर ये चारों लोग सियोल वापस जा रहे होते हैं। तभी मंगू उनकी कार लेकर आ जाता है और बोलता है मुझे ये खटारा नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख लो। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों का एल्बम अच्छे तरीके से रिलीज हो जाता है। यूनी मीनू को लेकर सियोल आई होती है और उन्हें मिंकी से मिलने का मौका नहीं मिलता तो वो अपने बेटे के साथ वापस जाने लगती है। उसके बाद वो बस में बैठी हुई होती है। मिंकी ने उन्हें जाते हुए देख लिया था इसलिए वो बस के पास आता है और शीशे पर लिखता है मिंकी लव्स यूनी। ये देखकर यूनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिंकी और यूनी लड़ रहे होते हैं। यूनी उसे बोलती है तुम्हारा पहला एल्बम फ्लॉप हो गया और तुम कुछ काम भी नहीं करते हो तो ऐसा कैसे चलेगा। इधर की जून एली की कंट्री में चला जाता है। वहाँ पर वो एली की तरह इनलीगल एलियन बनकर रह रहा होता है। इधर युग डॉक्टर बन चुका होता है। ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं। युग उन्हें बोलता है आप ना चोकोबार खाना बंद कर दीजिए वरना आपकी तबीयत ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं मर जाऊंगा पर चोकोबार खाना बंद नहीं करूंगा। लेकिन तभी मिंगू की बेटी बोलती है अगर ये चोकोबार नहीं खाएंगे तो मुझे बादाम कैसे मिलेंगे। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। मीनू अपनी बेटी को समझाती है मुझसे वादा करो कि आगे से तुम बादाम नहीं खाओगी। जिसके बाद वो संदूक को वादा कर देती है यानी कि अब इन दोनों की भी शादी हो चुकी होती है। इधर हान और सियोन अभी भी डेट कर रहे होते हैं। मिंकी को सभी लोग ताने दे रहे होते हैं ये कुछ काम नहीं करता, बस घर पर ऐसे ही पड़ा रहता है, ऊपर से इसे खाने में भी वैरायटी चाहिए। मिंकी बोलता है मैं अपना दूसरा एल्बम रिलीज कर पैसे कमा लूंगा। तभी टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि टूना का भाव आजकल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वो कैलकुलेशन करने लग जाता है अगर मैं बहुत सारी टूना फिश पकड़ कर बेच दूं तो मेरे पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि मैं अपना सेकंड एल्बम रिलीज कर सकूं। उसके बाद ये चारों बोट में होते हैं और टूना फिश को पकड़ रहे होते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।